नारे तकबीर। हम सब ताजर ताज। बहुत शुक्रिया, शुक्रवाद नहीं। प्रेस क्लब खुरेका गुलपुर नाड़ सेंसा, वहाँ से हमारे जितने भी साथी आए हैं उनको भी दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और बिलखसूस कोटली के हमारे जो साथी हैं, हम इनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के, और पूरे कोटली शहर के तमाम ताजरों के जो नुमाइंदे हैं, सदूर और जनरल सेक्रेटरी, मरकज़ी अजमत का जनाब और 9 मुंतखब पार्टी जो हमारी है पूरे आज़ाद कश्मीर की, उनकी तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम पेश किया। जनाब शुक्रवाद। मैं जाना के आया हूँ ये पीछे हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हाल में बैठे हुए मेरे तमाम बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सबको सलाम। सबसे पहले आज के इस दिन इतना बड़ा शानदार और मुनज़्ज़म जो कन्वेंशन आपने आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान का करवाया, उस पे आप तमाम, जहाँ मैं अंजुमन ताजरान कोटली का जिक्र करूंगा वहां मैं अहलियाने कोटली का जिक्र न करूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। पूरे अहलियाने कोटली का शुक्रिया जिन्होंने इतना मुनज़्ज़म जो आज इवेंट जो ऑर्गेनाइज कराया। इसी तरह हालांकि मेरी आदत है मैं नाम कभी नहीं लेता किसी भी इवेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे मलिक याकूब साहब, अनवार बेग साहब, राजा रहीम साहब, जमील मिनार साहब, मसूद आरफ साहब, जफर मलिक साहब, इसरार भट्ट साहब, और मैं माजरत करूंगा कि अगर किसी का नाम रह गया मैं माजरत करूंगा, क्योंकि मैं नाम लेता कभी नहीं, लेकिन वाकई आज इतना शानदार और मुनज़्ज़म इवेंट हुआ कि दिल किया कि जो लोग सामने मुझे आगे उनका नाम लो, जो नहीं मैं ले सका मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। पूरी टीम जिसने यहाँ पे ये सिस्टम ऑर्गेनाइज किया मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आऊंगा अपनी बातों की तरफ। मैं कुछ चीजें लिखता रहा जो लोग मुकर्रिर बात करते रहे, उन बातों के अंदर कुछ चीजें जो सामने आई हैं देखने में, और जो हमारा यहाँ पे तरीकाकार है इंतजामिया का या अदारों का, तो क्योंकि जिक्र फिर आएगा सबसे पहले जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का, क्योंकि आज अगर कोई ताजर ज़ेरे बार हो रहा है, कोई ट्रांसपोर्टर ज़ेरे बार हो रहा है, कोई सियासी वर्कर ज़ेरे बार हो रहा है, कोई वकील ज़ेरे बार हो रहा है, कोई काउंसलर ज़ेरे बार हो रहा है, कोई मेरे नौजवान तुलबा में से कोई ज़ेरे बार हो रहा है, वजह ज़ेरे बार होने की क्या है? उनका कसूर क्या था कि वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए, ये वो उनका कसूर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 77 सालों में पहली दफा आजाद कश्मीर के लोग बगैर किसी लालच के, वो टूटा टूटी नलका सड़क वो सारी चीजें गई, नौकरियां गई, अब लोग बाशऊर हो चुके हैं, लोग शऊर, लोगों को शऊर आ गया। और लोग आपने देखा होगा, मैं खासतौर पे पुलिस डिवीजन का जिक्र करूंगा कि रात के 12, 1, 2 का टाइम हो जाता था, शदीद किस्म की सर्दी होती थी, आप यकीन जानिए पंडाल हमारा खाली नहीं होता था। इसी तरह मीरपुर डिवीजन के अंदर हम आए, पंडाल खाली नहीं होता था। हमने तो किसी को पैसे नहीं दिए, हमने तो किसी को कोई झूठी स्कीमें या कोई नौकरी की लालच नहीं दी, कि लोग अपनी मर्जी से वहां बैठते थे। अब जब लोग अपनी मर्जी से बैठे, इकट्ठे हुए, तमाम नजरियात को बालाए ताज रखा और अपने टारगेट अचीव कर लिए। वो टारगेट खाली ताजरों ने या ट्रांसपोर्टरों में तो हासिल नहीं किए, वो टारगेट तो पूरी आवाम ने हासिल किए। वो सस्ती बिजली तो वो ब्यूरोक्रेट, वो डीसी, वो कमिश्नर, वो एसपी, वो एसएचओ भी हासिल कर रहा है कि जो 2 नंबर तरीके से ज़ेरे बार करने की कोशिश कर रहा है। मैं खास तौर पे आज मीरपुर डिवीजन की इंतजामिया को मुतनबे करना चाहता हूँ। मैं बार बार ये बात कर चुका हूँ, हमारे 3 डिवीजन है, लेकिन जो मीरपुर डिवीजन है, ये मत सोचिए मीरपुर डिवीजन की इंतजामिया क्या मैं मुजफ्फराबाद के उस कोने में बैठा हुआ हूँ।
इफ्तिखार फिरोज पुंछ डिवीजन के उस कोटे में बैठा है। हम आपके साथ हैं। किसी भी सूरत अगर मीरपुर डिवीजन की इंतजामिया हमारे किसी ताजर, किसी ट्रांसपोर्टर और किसी भी तहरीकी रुकन को जिसने इस तहरीक के अंदर अपनी जो है वो हिस्सा डाला, वो उसने हमारे साथ मदद की, हमारे साथ क्या अपने आने वाले मुस्तकबिल को उसने बचाया। अगर इंतजामिया उनको किसी भी जगह पे जानबूझ के बिला वजह जेरेबार करने की कोशिश करेगी तो मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि हमारा 6 माह का आपसे जो बात हुई है वो एक साइड पे रह जाएगी इंशाअल्लाह। अगर हम लोग एक इखलाकियात के दायरे के अंदर रहते हुए आपको हमने ग्वाला के मुकाम पे टाइम दिया और ये कहा कि आप हमारा बाकी मादा चार्टर डिमांड है वो पूरा करें, हमारी जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो आपको टाइम देगी, उसका ये मतलब ना समझें कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कमजोर हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आज इस स्टेज से मैं दावे से ये बात करता हूँ कि अब की बार अगर कोई ऐसी नौबत आई तो ये 2 जो इवेंट आपने देखे हैं मेरी बात नोट करके रखें। मैं फिर ये दुआ करूंगा कि खुदा ऐसी नौबत ना लाए कि आजाद कश्मीर की आवाम को एक दफा फिर बाहर निकलना पड़े। लेकिन ये कहता हूँ कि अगर आजाद कश्मीर की आवाम को दोबारा बाहर निकलना पड़ा तो वो जो तादाद निकलेगी वो तादाद फिर उस वक्त तक घरों में वापस नहीं जाई जाएगी जब तक ये इस झूठे निजाम को नहीं लपेटा जाएगा। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा जो आज का ये इवेंट था ये खालिसतन ताजरों का इवेंट था। लेकिन मैं यहाँ बैठा, मेरे साथ कुछ ट्रांसपोर्टरों ने जिक्र किया, कुछ ताजरों ने जिक्र किया जिन्होंने कहा कि हमें जोर जबरदस्ती 2 नंबर टैक्सों के नोटिस निकाले जा रहे हैं, कहा जा रहा है टारगेट टैक्स नहीं देता। आज मैं बात करूंगा जनाब वज़ीर आज़म, मैं आज आपको मुखातिब करके कहूंगा, जनाब कर्नल वकार नूर साहब मैं आपको मुखातिब करके कहूंगा, आजाद कश्मीर इतना सा है, हमें इसके हर इलाके का पता है, इसकी हर फैक्ट्री का पता है, कहां पे टैक्स चोरी किया जा रहा है, कहां पे डाके डाले जा रहे हैं, कहां पे कैमरे उतार दिए जाते हैं, टैक्स वालों को पता ना लगे कि आज कितनी सिगरेटों के कार्टन या कितने ट्रक यहां से बाहर निकले हैं। पहले अपने गिरबान में जाने, उसके बाद किसी गरीब ताजर और आम ताजर के ऊपर उंगली उठाए कि ताजर टैक्स नहीं देता। आपने चीज छोड़ी कौन सी है कि ताजर आपको और टैक्स दे? आपने जिंदगी की हर चीज के ऊपर अब मरना बाकी रह गया है कि कफन और मरने के ऊपर टैक्स बाकी रह गया, बाकी आपने कोई चीज नहीं छोड़ी। हम फिर भी आपका हिस्सा बन रहे हैं, रियासत को चलाने के लिए आप हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन ये बात आप ध्यान में रखें, हमें मत लाए जाते आपके ऊपर, हमें पता है कहां कहां डाका डाला जा रहा है, मीरपुर के किस किस इलाके के अंदर खास तौर पर मैं जिक्र करूंगा, हमें सब चीजों का पता है। हमें यह भी पता है कि आजाद कश्मीर के जंगलात का सौदा किस किस ने किया, किस किस के रेस्ट हाउसेस बने। हमें मत लाए जाते आपके ऊपर, हम नहीं जाना चाहते जाते आपके ऊपर, लेकिन यह बताना जरूरी है कि अगर मीरपुर रीजन की आवाम को, उसके ताजर को, ट्रांसपोर्टर को या किसी और तहरीकी कारकुन को अगर आप जेरेबार करने की कोशिश की गई तो हम किसी भी आपके साथ होने वाले मायदे की पासदारी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं बात वो करूंगा ताकि जो सबका बातें में वो रिपीट ना हो। जहां हमने शुक्रिया अदा किया एक दूसरे का, वैसे शुक्रिया बनता नहीं है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस एक्शन कमेटी को ज्वाइन किया। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब लोगों ने अगर हम एक्शन कमेटी को जिक्र करेंगे तो किसी पे एहसास नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा ये फर्ज बनता है, हमारे वो शोभाजात, वो लोग जिन्होंने अपनी एक छोटी सी हैसियत के अंदर रहते हुए इस जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को सपोर्ट किया, उनका जिक्र ना करूं तो ज्यादा हो जाएगी। मैं अपने ट्रांसपोर्ट शोबे का जिक्र ना करूं क्योंकि आप लोगों को इस बात का नहीं पता, हमारे कई ऐसे ट्रांसपोर्टर थे जिन्होंने फ्री ऑफ कास्ट इस तहरीक के 2 से 3 जो इवेंट हुए हैं, फ्री ऑफ कास्ट अपनी गाड़ियां जब वो लोगों को दी और लोगों को सफर करवाया। मैं अपने यहाँ से तमाम ट्रांसपोर्टरों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उन तमाम ताजरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने जेब से, हमें कहा जाता है फॉरेन फंडेड है, इंडियन एजेंट है, और बेशर्मा को साबित करके बताओ
अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है आजाद कश्मीर के ताजियों के ऊपर, हमें फख्र है अपने ओवरसीज भाइयों के ऊपर जो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए बाहर बैठे हुए हैं। आप ये ना कहें कि हम रॉ फंडेड हैं। रॉ फंडेड तो वो लोग हो कि जब तुम इस सियासत के अंदर आए थे हमें पता है कि तुम्हारे अबाओ इजाद के पास क्या था। आज तुम्हारी कोठियां, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे दुबई में बंगले, तुम्हारे लंदन में तुम्हारी अयाशियां, वो क्या तुम कहां से लेके आए? इंडियन एजेंट तो तुम हो कि तुमने इस रियासत को बेचा, इस रियासत को कमजोर करने की बात की। लिहाजा सोच समझ के हमारे साथ आइंदा बात करना। अब हम भी इखलाकियात से बाहर चले जाएंगे। आपने हमेशा हमारे सब्र का नाजायज फायदा उठाया, हमने आप करके मुखातिब किया और आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगाए। अगर आप पे रत्ती बाई शर्म है तो आपको साबित करना पड़ेगा कौन सा एक्शन कमेटी का बंदा है जो रॉ फंडेड है। अगर नहीं है तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी, बसूरत दीगर आपको इसका बड़ा सख्त जवाब मिलेगा। इस तारीख के अंदर अगर हम अपने ओवरसीज भाइयों का शुक्रिया अदा न करें तो बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। हमने हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से अपने ओवरसीज भाइयों का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आज का इवेंट ताजरान का इवेंट है, लेकिन इस इवेंट के अंदर कुछ चीजें साबका अगर न बताई जाए तो वो ज्यादती हो जाएगी। आपको 16 और 17 सितंबर 2023 की रात मुझे याद करानी पड़ेगी, जब मुजफ्फराबाद के अंदर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को जो है वो एक प्लेटफॉर्म की शक्ल में सामने लाया गया। जबकि ये तहरीक, मैं फख्र से ये बात कहता हूँ कि साबका तहरीकों का एक तसलसल है जो पॉइंट डिवीजन से हमेशा स्टार्ट हुई और हमेशा मज़ामत का जो क्रेडिट है वो पॉइंट डिवीजन को दिया गया। उसी तसलसल में रावलाकोट से तहरीक स्टार्ट हुई और मुजफ्फराबाद के अंदर इस तहरीक को प्रॉपर्ली अनाउंस किया गया। उस वक्त मेरा भाई इतदार इफ्तिखार फिरोज, जिसके साथ मैं एज जनरल सेक्रेटरी पूरे आजाद कश्मीर में काम कर रहा हूँ, मैं इसको सलाम पेश करता हूँ और आप लोगों को यह बात बताना चाहता हूँ कि अगर उस रात ये शख्स अपनी जात की बात करता तो मैं हल्फन आपको कहता हूँ ये एक्शन कमेटी नहीं बन सकती। मैं सलाम पेश करता हूँ सरदार इफ्तिखार फिरोज को कि उस रात इसने कुर्बानी दी, क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। उमर नजीर साहब को मैं नहीं जानता था, इम्तियाज अहसन साहब को मैं नहीं जानता था, हमारा गैर था आपस में बहुत ज्यादा। मेरे सदर सरदार इफ्तिखार फिरोज साहब थे, लेकिन वहां पे मैं इन्हीं का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने अपने आप को माइनस किया। इन्होंने कहा ये अवामी तहरीक है, अवाम की खातिर मुझे आप माइनस करें, इस इत्तेहाद को कायम रखें, यह इत्तेहाद ना टूटे। लिहाजा ऐसे मौसम को आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पे जो बात हुई, मैं बैठे बैठे हाल में भी गया, क्योंकि ताजियों का इवेंट है, मैं इससे पहले एक्शन कमेटी में बात करके वो जरूरी थी बात करके कि यहाँ पे हमें जो सबसे बड़ा मसला बनना है वो कानूनी किराएदारी का। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके इल्म में होनी चाहिए, कुछ कानूनी बातें। इस रियासत के अंदर जो आपका कानून है उसको रेंट एक्ट कहते हैं, कानूनी किराएदारी का। रेंट एक्ट सबसे ज्यादा अगर फायदा देखा जाए ना तो वो किराएदार को देता है। ये मेरी बात जरा गौर से सुने। रेंट एक्ट जो हमारा कानूनी किराएदारी है, अगर कानून के मुताबिक चला जाए तो सबसे ज्यादा फायदा वो किराएदार को देता है। मालिक सिर्फ दो सूरतों में दुकान खाली करा सकता है। एक सूरत कि मालिक एफिडेविट दे, अदालत के अंदर जाके या बाजार कमेटी के आगे आके एफिडेविट दे कि ये दुकान मुझे अपनी जात के लिए चाहिए, तो आप दुकान खाली करने के पाबंद हैं। एक तो ये सूरत है। दूसरी सूरत, अगर मालिक ये कहे कि मैंने ये बिल्डिंग पुरानी हो गई है, मैंने ये बिल्डिंग डिमोलिश करनी है, मैंने नई बिल्डिंग बनानी है, फिर भी नई बिल्डिंग बनाने के बाद नए मालिक की ट्रेड के साथ भी किराए का पहला हक उस साबका किराएदार का होगा। ये है कानूनी किराएदारी कि अगर मालिक खाली कराएगा, दो सूरतों के अलावा मालिक दुकान खाली नहीं करा सकता। अब होता क्या कि हम यहाँ पे जब अपनी बिल्डिंग या किराए पे देते हैं या किराए पे लेते हैं, कुछ चीजें लालच है, हर इंसान में लालच है। पहली गलती तो ये होती है कि हम खुद एक दूसरे की बोलियां लगाते हैं
जिस दुकान का किराया 10,000 होना चाहिए, एडवांस 5 लाख होना चाहिए, मैं वो देना चाहता हूँ। मुझे पता है भाई जिस इलाके में मैं दुकान लेने जा रहा हूँ उसका किराया 10,000 और एडवांस 5 लाख होना चाहिए। मेरे साथ अनवार बेग साहब है, ये देखेंगे अभी शौकत जी दुकान ले रहा है, वो मालिक के पास जाएगा और जी मुझसे 15,000 का किराया ले ले, 10 लाख रुपए एडवांस ले ले। पैसा किसको नहीं प्यारा? सबसे पहली गलती हमारी अपनी है। इस चीज को जो है ना सबको वो देखना पड़ेगा कि हमें इन चीजों से पहली बात है कि बाहर निकलना पड़ेगा। अब दूसरी बात कि चले जी एक प्रैक्टिस है। अभी रिसेंटली मैं यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ पे राजा पुरम परवेज साहब है, उनका इशू बना। एक और चीज आपको बता दूं कि अब जो आपका कानूनी शहादत जिसको हम कहते हैं, ये जो आपका ऑडियो और वीडियो जो है ना, अब ये कानून बन चुका है। पहले क्या होता था कि आपकी ऑडियो और वीडियो उस चीज को कानून में शामिल नहीं किया जाता था, कानूनी शहादत में माना नहीं जाता था। अब ये कानून हो गया है कि अब अगर आपके पास कोई वीडियो मौजूद है, कोई ऑडियो मौजूद है, आप वो कोर्ट में लेके जाएंगे तो वो आपका शहादत मानी जाएगी। लिहाजा अब आपके साथ अगर ये मामला होते हैं, पहली बात तो ये कि आपके पास एग्रीमेंट मौजूद है। मैं ये दावे से आज इस भरे मजमे में मैं ये ऐलान करता हूं, कोई भी एक ताजर जिसके साथ उसका मालिक ज्यादती करता है, कानूनी किराएदारी ये कहता है कि साल के बाद 10% का इजाफा, 3 साल के बाद 25% का इजाफा। इसके अलावा मालिक आपके कोई जोर जबरदस्ती नहीं करा सकता, वो पाबंद है उस रेंट एक्ट का। हाँ, अगर उसको किसी जगह ऑफर आपसे ज्यादा कराएगी, ठीक है, वो आ जाए, वो आपकी इन्वेस्टमेंट आपके हवाले करे, आपका लेन देन आपके हवाले करे, आपसे अच्छा उसको दुकानदार मिलता है, किराएदार मिलता है, उसको दे सकता है। लेकिन शर्त क्या है? वो पहले आपके तमाम मामला को क्लियर करेगा, बसूरत दीगर ना वो प्रॉपर्टी भेज सकता है, ना वो प्रॉपर्टी किसी और को दे सकता है। ये कानून है। अब होता ये है कि हम लोग स्टैंड नहीं कर सकते। अगर आपके साथ, मैं आज बरबला ये बात करता हूं, मैं अपना नंबर लेके जाऊंगा कि आपके साथ किसी जगह पे तो मालिक ऐसी बात करता है, आप कोर्ट में आए, मुझे आना पड़ा आपके साथ यहाँ पे खड़ा होने के लिए, मैं यहाँ पे आऊंगा। कानून सबके लिए है और मैं अदलिया से और हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि कानूनी किराएदारी जो आपका रेंट एक्ट है उसके मुताबिक फैसले करें। आप लोगों के चेहरे देख के फैसले मत करें। यहाँ पे चेहरे देख के फैसले किए जाते हैं। गरीब ताजर जलीलो ख्वार हो जाता है और जो इन्वेस्टर है जिसकी प्रॉपर्टी है वो बार-बार मामला करके फैसला अपने आदमी करा के चला जाता है। ये नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। और एक और बात आपको बताऊं कि जहां पे एक मालिक, हालांकि झूठ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब एक मालिक झूठ बोलता है कि आपके पास उसकी तहरीर भी मौजूद है, आपके पास मार्केट के 4 गवाह भी मौजूद हैं, उसके बावजूद मालिक इनकार कर देता है, जनाब मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। ये होता है ना अक्सर, जिनके में बैठे होते मालिक इनकार कर देता है, ना सरकार मैंने तो ऐसी कोई गल ही नहीं की थी, ये झूठ बोलता रह गया था। यही जुमले होते हैं। तो फिर एक और बात है, तो फिर सिंपल सा ऐसे मालिक का हल है कि आप एक बयान अर्जी बनाएं और उस बयान अर्जी में लिखें कि ये मालिक मुझसे इस दुकान का किराया 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया महीना लेता है। वो बेअदबी पकड़े, मुझे बुलाएं, इनकम टैक्स से दफ्तर लेके जाएंगे, फिर वो आए, वो भुगते अपना इनकम टैक्स, उसका भी कानून मौजूद है। इतने परेशान होने की बात नहीं है। जब एक बंदा आपके साथ चीटिंग करेगा तो फिर चीटिंग का जवाब चीटिंग से देंगे तो तभी ये जगह पे आएंगे। क्योंकि इस बात में मैं ज्यादा इसलिए बात कर रहा हूं ना कि हम ताजिरों के बेसिक मसाइल ही नहीं है। बिजली तो सस्ती हो गई, एक्शन कमेटी और आपने अपने बलबूते पे बिजली सस्ती करा ली, आटा भी आपने सस्ता करा लिया, ताजिर को 2 चीजों में तो रिलीफ मिल गया। लेकिन ताजिर ज़हनी तौर पे यहाँ पे पागल मफलूज हो जाता है, वो उसकी दुकान का किराया है, उसको पता नहीं है, वो अपनी तमाम जिंदगी की जमा पूंजी लगा देता है। मालिक आता साल के बाद कहता भाई चल दुकान खाली कर। क्यों भाई? मालिक तो ऊपर अल्लाह की जात है, नीचे तो मालिक हो, हम तो किराएदार, हम तो मालिक नहीं बन सकते, फिर क्यों हमारे साथ ये चीटिंग करते हो? वजह क्या है कि आज तक उनको किसी ने जवाब नहीं दिया। लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त होगी आप लोगों के साथ कि आप लोग किसी के साथ ज्यादती मत करें, कानून के मुताबिक अपना किराया
अदा करें। साल के बाद 10% इजाफा, 3 साल के बाद 25% इजाफा। ये कानूनी बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपकी मालिक आपके साथ ऐसी बात करता है तो खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टैंड में पूरी मरकज की ताजरान आपके साथ खड़ी होगी, आपको रास्ते में अकेला नहीं छोड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रेड की बात हुई, महंगाई की बात हुई, तो मैं आपको एक छोटी सी बात मिसाल और देता हूँ। एंट्री पॉइंट जब खुले थे, याद है ना सबको? मैं एक मिसाल दूंगा, केले की मिसाल दूंगा, जो प्रैक्टिकली आज से 5-8 साल पहले जब एंट्री पॉइंट खुले थे तो हम उस कमेटी के मेंबर भी थे, जो प्राइस कंट्रोल कमेटी होती है। तो आप यकीन करें, जुल्म देखें कितना है कि वो जो केला चुकोठी के रास्ते, इसमें तेतरी रोड, जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट है, जब वहां से वो केला वहां पे आया तो वो केले का जो कार्टन है, उस केले का ना होने के बराबर 800 से 900 रुपए का वो कार्टन पड़ता था चकोठी पे। वही कार्टन मुजफ्फराबाद से होकर रावलपिंडी जाता था, वहां से वापस आता था, अगले दिन हम उसी कार्टन की बोली 1600-1700 रुपए दे रहे होते थे। ये हकीकत में आपको बता रहा हूं। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ पे चंद वो लोग हैं जो ये जकड़ा हुआ, जिन्होंने इस पूरे निजाम को, वो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट में बैठे हैं, वो सियासतदान हैं, वो जजेस हैं, वो हर शोबे के वो लोग हैं जिन्होंने अपने आलो अयाल को, वो तमाम जो शिकंजे है ना, वो जकड़ के रखे हैं आपके पूरे निजाम के ऊपर। तो मुझे एक बात बताएं, आप जब अवाम की सहूलत की बात करते हैं, आपने एंट्री पॉइंट्स खोले, तो क्या ये फर्ज नहीं बनता था आपका कि आप जहां पे आपके एंट्री पॉइंट्स हैं उन्हीं इलाकों के अंदर या रियासत के अंदर आप मंडी बनाएं, ताकि वो सस्ती चीज जो अवाम के नाम पे एंट्री पॉइंट खोलेंगे, कश्मीरियों के नाम पे एंट्री पॉइंट खोलेंगे, उसका पहला फायदा कश्मीरियों को, उसके बाद आप उस चीज को बाहर लेके जाएं। होना तो इतना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि वही नौसरबाज जो पाकिस्तान को भी लूट रहे हैं और आजाद कश्मीर को भी लूट रहे हैं, उन्होंने वो केला मुजफ्फराबाद में या मीरपुर या कोटली में सेल नहीं होने दिया। वो केला गया तो ऑफ करने पहले इस्लामाबाद और लाहौर की मार्केटों का, उसके बाद वापस आया तो वही केला जो 800 से 900 का कार्टन था, अगले दिन 1600, 1800, 1900 की बोली हमने उसकी लगाई। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। लिहाजा आज के प्लेटफॉर्म से हम ये मुतालबा करते हैं कि ठीक है, कश्मीर का मसला जब तक हल होगा क्या है, 70 सालों से जिस तरह आप लगे हुए, फिलहाल आप ये करें कि ये एंट्री पॉइंट्स खोलें ताकि हम तजारत कर सकें। क्योंकि हमने अवाम की सहूलत की बात करनी है, हमने अपनी सहूलत की बात करनी है। ये मसला कश्मीर 70 सालों से दुकान बनी हुई है, अपना अपना ब्रांड बेचा जा रहा है मुख्तलिफ शक्लों में, हम उस तरफ नहीं जाते। वो वक्त जब आएगा इंशाअल्लाह उस पर भी पूरी कश्मीरी कौम इकट्ठी होगी, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप कश्मीरी इकट्ठे हो चुके हैं इंशाअल्लाह। ये किसी भी सूरत अपनी शनाख्त पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये हमें यकीन हो चुका है। तो लिहाजा जब तक वो मसला हल होता है तब तक हम एंट्री पॉइंट खोलें ताकि हम आर पार जो है ये कारोबार कर सकें और हम देखें वहां पे क्या सहूलत है और यहाँ पे क्या सहूलत है। जो बड़े बड़े आप दावे करते हो वो पता लग जाएगा वहां पे क्या और यहाँ पे। बात मेरी लंबी हो गई है और मैं अब इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाऊंगा, माजरत भी करूंगा, लंबी बात हो गई है कि ये जो प्लेटफॉर्म है आज आजाद कश्मीर मरकज़ ताजरान, मैं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लिए मैंने हमेशा लोगों से ये अपील की, अपने रब से ये मैंने हमेशा दुआ की कि अल्लाह करे हमारा ये प्लेटफॉर्म इसी तरीके से जुड़ा रहे। इसी तरह मैं अपने इस प्लेटफॉर्म की मेरी जो शनाख्त है, पहली शनाख्त वो अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से है। अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म पे था तो मैं जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मेंबर बना, लेकिन आज मुझे फख्र है कि मैं जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से एक मजबूत मेंबर की हैसियत से बात करता हूँ। जब मैं आता हूँ अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म पे तो मेरे पास एक महदूद सा एक वो रह जाता है, लेकिन जब मैं जाता हूँ एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पे तो पूरी रियासत और पूरे जो दुनिया के अंदर मेरे ओवरसीज भाई हैं वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। आज मैं आपसे मैं हमेशा एक अलग लेता हूँ, आज 2 अलग लूंगा।
मैं अक्सर जब भी किसी इज्तिमा में जाता हूँ ना, वहाँ पे एक अलग लेता था जब मैं जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आर्मी एक्शन कमेटी के इवेंट में बात कर रहा होता था। आज ये समझे कि आज हमने इसको ड्यूल वो स्टेटस पे चले गए हैं कि इवेंट है मरकज़ी अंजुमन आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान का, लेकिन हम इधर से जो हमारी एक्शन कमेटी है हम उसके भी इवेंट्स को ये प्रॉपर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मैं क्योंकि इससे पहले बात खत्म करने से पहले मैं आपका ये जो पंडाल है यहाँ पे मैं उससे 2 अलफाज लूंगा, जबरदस्ती किसी पे नहीं है। अगर आपका दिल समझा, ज़हनी तौर पे आप समझे तो आप हलफ देना, वरना जरूरी नहीं है। एक तो क्योंकि यहाँ पे सारे तकरीबन हम सारे ताजिर बैठे हुए हैं, तो क्या आप हल्फन ये इकरार करते हैं कि जम्मू के जो आल आज़ाद कश्मीर मरकज़ी अंजुमन ताजरान है इसके लोग इसी तरीके से जुड़े रहें और अपने जो हकूक़ है उनकी खातिर वो आगे डटे रहेंगे? क्या इस पे आप लोग मुतफिक हैं? ताजरों के दिफा के लिए आप लोग इकट्ठे रहेंगे? अब दूसरा हल जो मैं हमेशा लेता हूँ कि क्या ये हाल ये मैंडेट देता है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कि आने वाले दिनों में जो एक हमारी उनसे एक टाइम फ्रेम तय हो चुका है और हम उनके साथ टेबल पे भी बैठेंगे, मुज़ाकरात भी होंगे, चीजें भी हमारी सेटल होंगी। अगर किसी जगह पे हुकूमत ने कोई हेंगा पैंकी की, इदारों ने हमारे साथ कोई चीटिंग करने की कोशिश की, तो क्या आप ये हाल इस बात की इजाजत देता है या आप उस जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की आने वाले दिनों में, अगर है कोई हमें शौक नहीं है लेकिन अगर किसी को शौक हुआ तो उसका शौक पूरा करने के लिए अगर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल देगी तो क्या आप उस पर साथ देंगे? खड़ा करें, क्या आप जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का साथ देंगे? बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अब जब मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्टरों की बात कर ली, ताजिरों की बात कर ली, तो मैं अपने कौंसल साहबान का जिक्र जरूर करूंगा, इसलिए कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कौंसल साहबान की अपनी सियासी जमातें थी, उनके नजरियात थे, उनको रोका गया। लेकिन जहां पे मैं अपने मुजफ्फराबाद के मेयर का जिक्र करता हूँ, सिकंदर गिलानी का, अंजुम ज़ुमान अमान का, खुर्रम नकवी हमारे वहाँ के मुजफ्फराबाद के हैं। इसी तरह जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे काशिम मलिक साहब और फैसल हुसैन साहब जो हैं, मैं इन 2 का जो है शुक्रिया अदा करूंगा और पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर दीगर जो हमारे कौंसल साहिबान हैं, क्योंकि सबके नाम तो हम नहीं ले सकते, लेकिन पूरी रियासत के अंदर बागैरत लोग मौजूद हैं, हर शोबे में मौजूद हैं। आज की मैं इसीलिए कहता हूँ 5 उंगलियां बराबर नहीं है। फिर एक और बात कि अगर हम कहेंगे ताजिर भी नहीं है, कौंसलर भी नहीं है, अपना ट्रांसपोर्टर नहीं है, वकला नहीं है, ठीक है कम थे तो कौन लोग थे? ये वही लोग हैं जो मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ नजरियात में अपने काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की बात हुई वो सारे इकट्ठे हो गए। अब जहाँ पे ताजिरों की बात हुई तो सहूलतकारों की बात की गई, सहूलतकारों का जिक्र हो गया। अब मैं वो बात करूंगा कि जहाँ कहीं हमारी कमजोरी है, मीरपुर डिवीजन की मैं बात करूंगा, ठीक है वहां पे हमें प्रॉब्लम जरूर थे, लेकिन हर इलाके के मुख्तलिफ डायनामिक है। जहां मैं पुंछ डिवीजन को डिस्कस करूंगा तो वहां पे एक यकजहती होगी, वहां पे बरादरियां हैं। इसी तरह मुजफ्फराबाद के अंदर जहाँ वहां का डिफरेंट माहौल है, मीरपुर के अंदर आएंगे यहाँ का डिफरेंट माहौल है। यहाँ पे ज्यादा जो लोग हैं वो पंजाब से ताल्लुक रख रहे हैं और वो जहाँ पे अटैच है, उनके बिजनेस है, उनके मामलात हैं, गैर रियासती लोग ज्यादा हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हम उनको नेगेटिव नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन मीरपुर के अंदर चीजों को मैच्योर करने में टाइम लगता है। लेकिन मीरपुर की जब मैं बात करूंगा तो मैं कोटली, डुडियाल, बिम्बर, बरनाला, समानी, ये वही इलाके मीरपुर डिवीजन के हैं ना, लोग निकले बाहर और हमारे हमसे ज्यादा बाहर निकले, लिहाजा नरम गरम सबको लेके चलना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करूंगा अल्लाह से कि उससे दुआगो होऊंगा और उम्मीद करूंगा अपने उन भाइयों से कि जहाँ कहीं कमी कोताहियां रह गई हैं, वो चाहे मीरपुर डिवीजन है, मुजफ्फराबाद डिवीजन है या पुंछ डिवीजन है, उनको आने वाले दिनों में कवर किया जाए, अच्छे बुरे का फर्क समझा जाए और अच्छे लोगों के साथ चला जाए और अपने आने वाला जो मुस्तकबिल है उसको सिक्योर किया जाए। बात मेरी लंबी हो गई है, इस उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से आप लोग जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़े हैं, उसी तरीके से ताजरान अपने एक यूनिटी बना के रखेंगे। वो यूनिटी उनको अपने ट्रेड में भी काम आएगी और आने वाली नस्लों के लिए जब जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल होगी तो ये जो हमारा गुलदस्ता बना होगा ताजरों का, ये फौरी तौर पर उसको सेकंड करेगा।
रहेगा जो आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल होगा। मैं बात खत्म करते हुए एक दफा फिर अंजमन ताजरान कोटली और एहलियाने कोटली और उससे वो लेकर जितने लोग इलाके हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास तौर पे मैं अपना जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा है, प्रिंट मीडिया, जो हमारे सोशल मीडिया, ये जो मेरे भाई इस तरफ लगे हुए हैं, या जितने लोग जिन्होंने मीरपुर डिवीजन के अंदर हमेशा में कवर किया, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वो लोग हैं कि जिन्होंने उस चीज को तोड़ा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप वो लोग थे कि जहाँ कहीं पाबंदी लगी, आप लोगों ने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, अपने चैनल के जरिए हमारी बात को आगे लेके आए। मैं इसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज क्योंकि वो कश्मीर रेडियो बरतानिया जो है वो लाइव इसको चला रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और 12 तारीख को लोटन के मुकाम पे हमारे ओवरसीज भाइयों ने एक इवेंट रखा हुआ है, मीटिंग रखी हुई, इज्तिमा रखा हुआ है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की इस प्लेटफॉर्म के वजह से जितने भी हमारे ओवरसीज भाई जो आसानी लोटन जा सकते हैं, हमारी उनसे ये अपील होगी कि वो लोग वहाँ पे इकट्ठे हों और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आर्मी एक्शन कमेटी को जिस तरीके से पहले सपोर्ट कर रहे थे वो मजीद सपोर्ट करें, ताकि हम आने वाले दिनों में और मजबूत होकर अपनी बात कर सके। मेरी बात लंबी हो गई है, माजरत भी चाहूंगा, और अगर कोई बात रह गई है उसके लिए भी माजरत, और अगर कोई मैं गलत बात कर रही हूँ, सच बात कर रही हूँ, उसके लिए भी माजरत, इस उम्मीद के साथ कि हम इकट्ठे हैं अपनी शनाख्त के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने हकूक के लिए। वस्सलाम।